किशनपुर गांव में सुधा नाम की एक औरत रहती थी। उसकी 2 सौतेली बेटियां थीं, मधु और रानी। दोनों बहनें बहुत ही होशियार और समझदार थीं, लेकिन सौतेली होने के कारण वो सुधा को फूटी आंख नहीं सुहाती थी। सुधा उनके हर एक काम में रोक टोक किया करती थी। एक दिन सुबह सुबह मधु और रानी स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थीं। तभी सुधा जोर से चिल्लाकर बोलती है, कहाँ जा रही हो तुम दोनों? काम क्या तुम्हारा बाप आकर करेगा? आप पिताजी के लिए ऐसा क्यों बोलती हैं माँ? वो बेचारे तो इस दुनिया में भी नहीं है। माँ, सारा काम कर दिया है, तभी हम स्कूल जा रहे हैं। हा, बड़ी आई स्कूल जाने वाली। स्कूल जाकर कौन सा कलेक्टर बन जाओगी? पहले खाना बना, फिर जहाँ जाकर मरना है मर। माँ, तब तो हमें स्कूल जाने में देर हो जाएगी। उसकी बात सुनकर सुधा मधु को एक थप्पड़ मारती है। तुझे सुनाई कम पड़ता है क्या? जो कहा है वो कर, नहीं तो तुम दोनों का स्कूल जाना भी बंद करवा दूंगी। दोनों बहनों के लिए पढ़ाई बहुत ही अहमियत रखती थी, क्योंकि वो जानती थी कि पढ़ लिख कर ही जीवन बदला जा सकता है। इसलिए उन्होंने सुधा की बात मानी, फिर स्कूल गईं। ये अलग बात है कि देर से स्कूल पहुंचने के कारण मास्टर जी से उन्हें थोड़ी डांट भी पड़ी। पढ़ाई खत्म करके जब वे दोनों स्कूल से लौटी, वो दोनों अभी सांस भी नहीं ले पाई थी कि फिर से सुधा ने पूरे घर के बर्तन और कपड़े उनके सामने डाल दिए। कर लिया ना पूरे दिन स्कूल में टाइम पास? चलो अब दोनों काम पर लग जाओ। जी माँ। देखो, माँ कहकर मुझे मत बुलाया करो, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। और हाँ, ये काम खत्म हो जाए तो रात का खाना भी बना लेना। पूरे दिन की थकी हारी दोनों बहनें काम में लग गईं। काम खत्म करके वो दोनों खाना खाने बैठती ही हैं कि तभी उनका सौतेला भाई गुड्डू उनको परेशान करने लगता है और उनको खाना नहीं खाने देता। पहले तो वो उसे समझाती हैं, लेकिन वो नहीं मानता। तब रानी गुस्से में गुड्डू को एक थप्पड़ मार देती है। गुड्डू जोर जोर से रोने लगता है। गुड्डू की आवाज सुनकर सुधा भागते हुए आती है। क्या हुआ गुड्डू, तू रो क्यों रहा है? माँ, रानी दीदी ने मुझे थप्पड़ मारा। ये सुनकर सुधा गुस्से से भर जाती है और वो रानी के बालों को पकड़कर खींचती हुई बोलती है, तूने मेरे बच्चे को हाथ कैसे लगाया? मुफ्तखोर, मैं तेरे दोनों हाथ ही तोड़ दूंगी, चल मेरे साथ। तभी मधु रानी का बचाव करती है और कहती है, माँ, रानी की कोई गलती नहीं है। गुड्डू हमें बार बार परेशान कर रहा था, वो हमें खाना नहीं खाने दे रहा था, इसलिए रानी ने उसे थप्पड़ मार दिया। बड़ी आई मधु की वकील बनने। अच्छा, एक दिन रानी खाना नहीं खाती तो क्या भूखे मर जाती? चल अब इसे मैं बताती हूँ। 2 दिन तक कमरे में भूखे प्यासे बंद रहेगी, तब इसकी अक्ल ठिकाने आएगी। सुधा रानी को कमरे में बंद कर देती है और बाहर आ जाती है। रानी बेचारी भूखी प्यासी कमरे में बंद रहती है। रात को मधु धीरे से रानी को 2 रोटी और चटनी खिड़की से कमरे में देकर आ जाती है, पर सुधा मधु को कमरे के बाहर देख लेती है और फिर दोनों को बुरी तरह से मारते हुए बोलती है, चोरी सीख रही हो तुम दोनों बहनें? तुम्हें क्या लगता है मैं अंधी हूँ? मुझे नहीं दिखता तुम दोनों क्या कर रही हो? पता नहीं वो कौन सी घड़ी थी जब इनका बाप इन दोनों मनहूसों को मेरे मत्थे मरकर चला गया। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। तीनों बड़े हो जाते हैं। जहाँ एक ओर मधु और रानी पढ़ाई में बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, वहीं दूसरी ओर गुड्डू का मन पढ़ाई से कोसों दूर रहता है। एक दिन की बात है, गुड्डू कहीं बाहर से आता है और सुधा से जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, माँ, मुझे एक नया फोन चाहिए। मेरे सारे दोस्तों के पास नया मोबाइल है, मुझे भी चाहिए। नया फोन? कहाँ से लाऊं मैं नया फोन? अभी मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। वो सब मैं नहीं जानता, मुझे नया फोन चाहिए तो चाहिए। गुड्डू की जिद को देखते हुए सुधा रानी को आवाज देती है। रानी रसोई में खाना बना रही थी। सुधा की आवाज सुनकर वो आती है। रानी सुन, कल जो तुम दोनों बहनों को स्कॉलरशिप के पैसे मिले हैं ना, वो मुझे ला कर दे। स्कॉलरशिप के पैसे? लेकिन क्यों माँ? गुड्डू को नया फोन दिलवाना है। पर माँ, वो तो हम दोनों की पढ़ाई के पैसे हैं। सबसे पहले तो तू मुझे माँ कहना बंद कर। अगर मैं तेरी सगी माँ होती, गुड्डू तेरा सगा भाई होता, तो क्या तब भी तो इस तरह से इनकार करती? सच ही कहा है, सौतेला सौतेला ही रहता है। सुधा की बात सुनकर रानी भावुक हो जाती है और सारे पैसे गुड्डू को दे देती है। लेकिन गुड्डू के शौक उस फोन पर खत्म नहीं होते। थोड़े दिनों बाद ही वो फिर से सुधा के पास आता है और बोलता है, माँ, मुझे नई बाइक लेनी है। मैं गरीबों की तरह बस में धक्के खाकर कॉलेज नहीं जा सकता। मेरे सारे दोस्त बाइक से कॉलेज आते हैं। अरे बाइक कोई 2 पैसे की चीज तो नहीं है ना कि मांगा और हाजिर हो गया। 40-50 हजार रुपए लगते हैं उसमें।
मेरे पास कहाँ है इतने पैसे। मुझे तो लगता है कि रानी और मधु की तरह मैं भी तुम्हारा सौतेला बेटा ही हूँ, नहीं तो क्या तुम अपने बच्चे के लिए इस तरह से इनकार करती। ये कहकर गुड्डू गुस्से में पैर पटकता हुआ घर से बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद ठीक ही तो कहता है गुड्डू, एक ही तो बेटा है मेरा, उसके लिए मैं एक बाइक भी नहीं ले सकती। मैं कल ही उसे बाइक दिला दूंगी, लेकिन उसके लिए मुझे जयंती लाल से फिर से उधार लेना पड़ेगा। उसके बाद सुधा रानी को बुलाकर कहती है कि वो जयंती लाल से मिलकर आती है, तब तक तुम दोनों बहनें खाना बनाकर रखना। उसके जाने के बाद दोनों बहनें बातें करती हैं। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है, माँ जयंती काका से कर्जा लेने वाली है, वो भी गुड्डू की बाइक के लिए। चिंता तो मुझे भी बहुत हो रही है, माँ का पहले का कर्ज ही नहीं उतरा और अब ऊपर से और कर्ज ले रही हैं। अगले दिन ही गुड्डू की नई बाइक आ गई। गुड्डू अब अपनी माँ की कमजोरी समझ गया था। वो जानता था कि उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती है, वो उसकी मांग किसी न किसी तरह पूरा करेगी ही। लेकिन उसकी हर दिन की नई नई मांग ने सुधा को गले तक कर्ज में डुबो दिया था। अब तो उसे भी चिंता होने लगी थी कि इतने सारे पैसे वो अब कैसे चुकाएगी। एक दिन की बात है, शाम का समय था, गुड्डू घर पर नहीं था। तभी सुधा के दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। सुधा ने दरवाजा खोला तो देखा कि जयंती लाल अपने 2-3 लोगों के साथ उसके दरवाजे पर खड़ा है। कौन सी तारीख है आज? 3। कितने महीने हो गए तुम्हें ब्याज के पैसे दिए हुए? वो मैं जल्दी ही चुका दूंगी, थोड़ी मोहलत दे दीजिए मुझे। अरे कितना मोहलत दे दूं तुझे? अब जब तेरे मरने का दिन आएगा तब मेरे पैसे वापस करेगी क्या? जयंती लाल के मुंह से अपनी माँ के लिए ऐसी बातें सुन दोनों बहनों का पारा चढ़ गया। काका, आप हमारी माँ से ऐसे बात नहीं कर सकते। अरे तुझे बाहर किसने आने को कहा, तू अंदर जा। नहीं माँ, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। देख रानी, मैं फ्री में पैसे बांटने का काम नहीं करता। तेरी माँ ने मुझसे कर्ज लिया है, वही मांग रहा हूं। कर्ज लिया है इसका क्या मतलब कि हम आपके गुलाम हो गए? आपका जो मन में आएगा वो कहेंगे हमें? काका, हम आपके सारे पैसे धीरे धीरे करके लौटा देंगे, हमें थोड़ी और मोहलत दे दीजिए। जयंती लाल ने एक और तारीख दे तो दी, लेकिन साथ ही ये कहा कि हर एक महीने की इस तारीख को ब्याज के पैसे नहीं दिए तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। दूसरी ओर गुड्डू को जब ये सारी बातें पता लगी तो वो उल्टा सुधा पर ही चिल्लाने लगा। अरे क्या जरूरत थी तुम्हें इतने पैसा उधार लेने की? एक तो मैं हूं जो कटौती में अपना जीवन काट रहा हूं, एक एक चीज के लिए तरसता हूं, और एक तुम हो जो लाखों का कर्जा माथे पर लेके बैठी हो। अरे तुम तो आज ही कल मर जाओगी, फिर ये सारा कर्जा मेरे माथे पर छोड़कर जाओगी तुम। कहां से चुकाऊंगा मैं ये सारा पैसा? गुड्डू की बात सुनकर सुधा की आंखें भर आई। जिस बेटे के लिए उसने इतना सब किया वही बेटा आज उसे भला बुरा कह रहा है। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसे गुड्डू के सामने ही हार्ट अटैक आ गया। लेकिन गुड्डू माँ की परवाह किए बिना अपनी बाइक से घूमने निकल गया। मधु और रानी अपनी माँ को लेकर अस्पताल आईं। कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद सुधा की छुट्टी हो गई। वो तो भला हो दोनों बहनों के स्कॉलरशिप के पैसे और उन दोनों के हाथ की अंगूठी का, जिसे बेचकर उन्होंने अस्पताल का सारा खर्च उठाया। उन दिनों दोनों बहनों ने अपनी माँ की खूब सेवा की, लेकिन गुड्डू एक दिन भी अस्पताल नहीं आया। सुधा की आंखें उसे खोजती रहीं, लेकिन वो तो अपनी ही दुनिया में मस्त था। सुधा के घर पहुंचने के बाद, माँ तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए एक गिलास पानी लेकर आ रही हूँ। मेरी बच्चियों, तुम दोनों मुझे माफ कर दो। मैंने तुम लोगों के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया, लेकिन तुम दोनों मुझे अपना मानती रही। अगर तुम दोनों आज ना होती तो शायद मैं भी नहीं होती। ऐसा मत कहो माँ। वो अभी ये बातें कर ही रहे थे कि रानी के चीखने की आवाज आई। सुधा और मधु अंदर गए तो देखा कि गुड्डू माँ के बक्से का ताला तोड़ रहा था, जिसमें माँ के कुछ पुराने गहने रखे थे। सुधा ने ये देखा तो उसे एक थप्पड़ खींचकर मारा। मार क्यों रही है मुझे? तेरे मरने के बाद तो ये मेरा ही है, चल मुझे दे। ये कहकर उसने सुधा को धक्का दे दिया। रेखा और मधु ने ये देखा तो खींचकर उसे भी थप्पड़ मार दिया। माँ को धक्का दिया तूने? तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? उसकी हिम्मत मैंने ही बढ़ाई है बेटी। उसकी हर जायज नाजायज मांग को पूरा कर। लेकिन अब नहीं। निकल, अभी निकल तू यहां से। आज से मेरा कोई बेटा नहीं, मेरी सिर्फ 2 बेटियां हैं, 2 बेटियां। ठीक है, जा रहा हूं। मुझे भी नहीं रहना तुम भिखारियों के पास। सुधा ने गुड्डू को घर से निकाल दिया। तमाम उम्र जिसने जिन बेटियों को पराया समझा, वही उनकी अपनी निकली।
रेखा और रानी ने काम कर धीरे धीरे माँ का सारा कर्ज उतार दिया। मानसी एक 8 साल की छोटी बच्ची, जिसके मम्मी पापा दोनों नहीं थे। वो अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। मानसी, ओ मानसी, अभी तक तेरे से झाड़ू नहीं लगी और देख बारिश हो रही है, जाकर छत से सारे कपड़े भी उतार कर ला। अभी लाती हूँ चाची, बारिश बहुत तेज हो रही है, क्या करूँ? जल्दी जल्दी कपड़े उतार लेती हूँ, नहीं तो चाची फिर मारेंगी। दीपा बिटिया, ये ले तेरा दूध, वो भी बादाम वाला, गरम गरम पी ले, बारिश का मौसम है। चाची, कपड़े उतार कर रख दिए हैं, मुझे भूख लगी है, कुछ खा लूं? पहले बाजार जाकर ये सामान लाला की दुकान से लेकर आ, फिर कुछ खाना। चाची, बारिश बहुत तेज हो रही है, कुछ देर बाद चली जाऊं? बारिश इतनी तेज भी नहीं है जो तू बह जाएगी, चुपचाप लेकर आ सामान। मानसी तेज बारिश में सामान खरीदने चली जाती है और बुरी तरह भीग जाती है। ये क्या, पूरी चीनी बारिश में भिगो दी, अब तू नहीं बचेगी मेरे हाथों से। सुधा मानसी को थप्पड़ पर थप्पड़ मार रही थी। आंखों की अंधी, तुझे दिखाई नहीं दिया क्या चीनी भीग गई है? आज तुझे खाने को कुछ नहीं मिलेगा, रह भूखी। अरे अरे सुधा, इतना क्यों मार रही हो? पागल हो क्या? छोड़ो इसे, चीनी ही तो भीगी है, और आ जाएगी। तुम चुप रहो, पैसे पेड़ पर नहीं लटक रहे जो ये चीजों का नुकसान कर देती है। चल बाहर बारिश में भीग, यही तेरी सजा है। सुधा मानसी को घर के बाहर बारिश में भीगने के लिए खड़ा कर देती है। बहुत बहुत ठंड लग रही है चाची, मुझे अंदर आने दो ना। अब ऐसी गलती दोबारा नहीं करोगी। सुधा बच्ची है, अंदर आने दो, नहीं करेगी दोबारा। एक काम करो, तुम इसे घर के अंदर ले आओ, मैं घर छोड़कर दीपा को लेकर मायके चली जाती हूँ। किशोर चुप होकर कमरे में चला जाता है। तकरीबन 1 घंटे बाद, दीपा, जा बोल दे मानसी को अंदर आकर बर्तन करेगी, सारे बर्तन जूठे पड़े हैं। मानसी, मम्मी बोल रही है अंदर आकर बर्तन धो ले। मानसी भीगे हुए कपड़ों में बर्तन धोने लगती है। भूखी प्यासी मानसी घर का सारा काम करती है। सुधा मानसी पर बहुत अत्याचार करती थी। एक दिन, हाँ भैया, मेरे पति काम से बाहर जा रहे हैं, पीछे से ये काम हो जाना चाहिए। ठीक है, मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। किशोर किसी काम से शहर से बाहर चला जाता है। मानसी बेटा, चल तुझे बाजार से नई चप्पल दिला लाऊं, टूटी हुई चप्पल में घूम रही है। चाची, मेरे लिए नई चप्पल? ठीक है, मैं चलती हूँ। सुधा मानसी और दीपा के साथ बाजार जाती है। मानसी, तू यहाँ बैठकर चप्पल देख। भैया, दिखाना जरा चप्पल। मानसी, मैं जरा दीपा को सामने की दुकान से पानी की बोतल दिलाकर आती हूँ। सुधा मानसी को चप्पल की दुकान पर छोड़ जाती है। दुकानदार दूसरे ग्राहकों में व्यस्त हो जाता है। तभी, बेटा, आपका नाम मानसी है ना? आपकी चाची ने मुझे भेजा है, उन्हें घर जाना पड़ा, वो मुझे तुम्हें घर छोड़ने को बोल गई हैं। आओ, तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। हैं? अंकल, ये तो मेरे घर का रास्ता नहीं है, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो? ये रास्ता भी घर की ओर ही जाता है, जहाँ से ले जा रहा हूँ चुपचाप चल। मानसी व्यक्ति के हाथ पर काटकर हाथ छुड़ाकर भागती है। ए, रुक जरा, भागती कहाँ है? व्यक्ति मानसी का पीछा करता है। मानसी रोती हुई तेजी से भागती है। भागते भागते अचानक, आंटी, वो अंकल मेरे पीछे पड़े हैं, मुझे अपने साथ ले जा रहे हैं आंटी। डरो नहीं बेटा। अरे अब क्या करूं, ये लड़की तो गायब हो गई। मैडम, वो लड़की तो हाथ छुड़ाकर भाग गई। कैसी लड़की को पकड़ने के लिए तुमने बोला? मेरे पैसे वापस करो, जितने भी मैंने तुम्हें दिए हैं। लड़की को तुम संभाल नहीं सके, इसमें मेरी क्या गलती है? कोई पैसे वापस नहीं मिलेंगे। सुधा ने मानसी को उस व्यक्ति को बेच दिया था और उसके बदले 5 लाख रुपए लिए थे। उधर मानसी जिस महिला से टकराती है, उनका नाम कौशल्या देवी था। मानसी डरी हुई थी तो वो उसे अपने साथ ले आई। आओ बेटा, अंदर आओ, डरो नहीं। माला, गुड़िया के लिए पानी लेकर आओ और कुछ खाने को भी। ये लो दीदी। ये कौन है? मैं बाजार से निकली तो ये बच्ची किसी आदमी से डरकर भाग रही थी और मेरे से टकरा गई। मानसी जब खाना खा लेती है तब, बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? आंटी, मेरा नाम मानसी है। मेरी चाची मुझे बाजार में अकेला छोड़कर चली गई और उन गंदे अंकल ने बोला कि वो मुझे घर छोड़ देंगे, पर वो अंकल मुझे कहीं और ले जाने लगे थे। मानसी रोते हुए कौशल्या को सारी बात बताती है।
तुम यहाँ पर बिल्कुल मत घबराओ मानसी, अब तुम यहीं रहो, यहाँ तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। माला, मानसी की भी सभी बच्चों के साथ रुकने की व्यवस्था कर दो, ये अब हमारे अनाथ आश्रम में ही रहेगी। कौशल्या एक छोटा सा अनाथ आश्रम चलाती थी और मजबूर बच्चों की सहायता करती थी। उधर जब किशोर वापस आता है तो वो घर पर मानसी को नहीं पाता। किशोर सुधा से पूछता है, सुधा, मानसी दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई है? यहीं कहीं होगी। किशोर कमरे में चला जाता है, तभी सुधा को व्यक्ति का फोन आता है। दूसरे फोन पर किशोर दोनों के बीच की सारी बात सुन लेता है। शायद तुम जानती नहीं हो, कल्लू से पूरे एरिया में नाम से ही लोग डर जाते हैं। मुझ जैसे गुंडे से पंगा लिया है तुमने। देखो कल्लू, धीरे बोलो, मेरे पति वापस आ गए हैं। वो तुम्हारी आवाज सुनेंगे तो हम दोनों जेल में जाएंगे। मानसी के गायब होने का पता अगर किशोर को चल गया तो हम दोनों की खैर नहीं। मुझे कुछ नहीं सुनना, मेरे 5 लाख रुपए दो और मेरा हिसाब करो। ठीक है, मैं पैसे दे दूंगी, थोड़ा वक्त दो। सुधा फोन रख देती है। तभी, क्या तुमने मानसी को गुंडे के हाथ बेच दिया? सुधा, तुमने कितनी नीच हरकत की है। बेचारी बिन माँ बाप की अनाथ बच्ची को तुमने बेच दिया। सुधा, तुम एक औरत और एक माँ कहलाने के लायक नहीं हो। कहाँ रहता है वो गुंडा? मेरे साथ चलो, अभी बताओ उसका पता। किशोर सुधा को थप्पड़ मारता है और कल्लू गुंडे के घर पहुंचता है। बता मेरी भतीजी मानसी कहाँ है? बता वरना मैं तेरा खून पी जाऊंगा। बता। ये ले। मुझे मत मारो, मुझे नहीं पता तुम्हारी भतीजी कहाँ है। तू ऐसे नहीं मानेगा, पुलिस के सामने सब जुबान खुल जाएगी तेरी। ये ले। किशोर पुलिस को फोन करता है और वो आकर कल्लू से सारी बात पूछते हैं। किशोर जी, हमारे पास एक अनाथ आश्रम की तरफ से एक बच्ची के मिलने की खबर आई हुई है, एक बार वहां चलकर देख लेते हैं। कल्लू को अरेस्ट कर लो रे। नमस्ते कौशल्या देवी जी, वो आपने जो बच्ची के मिलने की खबर दी थी। जी इंस्पेक्टर साहब, मैं अभी बुलाती हूँ। माला, मानसी को ले आओ। चाचा जी। मानसी मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। तेरी ये हालत मेरी वजह से हुई है। आपको पता भी है मानसी को इन्होंने एक गुंडे के हाथ बेच दिया। आपने एक माँ होकर मासूम बच्ची को किसी गलत हाथ में सिर्फ पैसों के लिए बेच दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मानसी अनाथ है, इसके माता पिता नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, आप सुधा को गिरफ्तार कर लीजिए। किशोर, मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई। चाचा जी, चाची जी को जेल मत भेजो, इन्हें माफ कर दो चाचा जी। देखो सुधा, अपनी आंखें खोल कर देखो, ये बच्ची अभी भी तुम्हारे बारे में सोच रही है। कौशल्या जी, अगर आज आप ना होती तो मानसी का क्या होता? कौशल्या जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किशोर जी, अनाथ बच्चों की सहायता के लिए मैं सदा तैयार हूँ, इसलिए ही इस अनाथ आश्रम में हर मजबूर बच्चे को सहायता मिलती है। मानसी बिटिया, अपने चाचा के साथ घर जाओ। किशोर जी, मानसी आपकी जिम्मेदारी है, इसका ध्यान रखिएगा। मानसी, मुझे माफ कर दो बिटिया, मैं अब कभी तुम्हें माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। मानसी खुशी खुशी अपने चाचा चाची के साथ घर चली जाती है। कौशल्या